तो कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक खास तरह का फेस्टिवल जिसे क्रांतान कहा गया है सेलिब्रेट होने वाला था। कार में रिचर्ड और उसकी पत्नी जिनका नाम सूजन था वो अपने बच्चों जेसी और सैम को बताने लग जाती है कि सदियों पहले उस आइलैंड पर एक बीमारी फैल थी जिसकी वजह से सभी लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ गया था और कई दिन तक अपने घरों में बंद रहना पड़ा, जिसकी वजह से उस आइलैंड के लोग कई महीनों तक कोई फसल नहीं उगा पाए और कुछ ही दिनों में वहाँ के लोग भूख की वजह से मरने लग गए। यहाँ तक कि कुछ ने तो दूसरे इंसानों का ही शिकार करना शुरू कर दिया। आखिर में वो लोग अपना क्वारंटाइन खत्म करके घरों से बाहर तो निकल आए, लेकिन तब तक उस आइलैंड का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और उसी सब की याद में हर 10 साल बाद एक फेस्टिवल क्रांतान मनाया जाता है जिसमें सभी लोग 8 घंटे तक नाटक करते हैं और उस टाइम में जो कुछ भी हुआ था वो सब यहाँ के इस ड्रामे में दिखाते हैं ताकि आज के बच्चे उनके अपने दादा परदादा की कुर्बानियों को ना भूल सके। रास्ते में ये फैमिली एक कैफे के पास रुक जाते हैं जहाँ का ओनर बहुत ही ज्यादा अकड़ू था। सूजन उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे उसके बच्चों के बारे में भी पूछती है, जिस पर कैफे का ओनर बहुत ही अकड़ में कहता है कि वो मर गए और ज्यादा इनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। इधर जेसी और सैम भी इस कैफे को देख रहे थे कि तभी इन्हें कैफे के बैक साइड पर एक चिड़िया कटी हुई नजर आ जाती है जो काफी बुरी तरह से मर चुकी थी, जिसकी ये लोग पिक्चर ले लेते हैं। खैर, खाना खाने के बाद सूजन जब उस आइलैंड पर जाने वाले बोट के बारे में पूछती है तो उस आइलैंड का नाम सुनते ही कैफे का ओनर खौफ में आकर प्लेट को ही तोड़ डालता है और इन लोगों से डरी हुई हालत में कहता है वहाँ जाना ठीक नहीं है और इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस महीने उनका क्रांतान फेस्टिवल आने वाला है जिसके दौरान वो किसी बाहर से आने वाले लोगों का वहाँ आना पसंद नहीं करते। लेकिन रिचर्ड और सूजन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्होंने वहाँ रहने के लिए होटल भी बुक कर लिया था। आखिरकार होटल का ओनर उन्हें सच बता देता है। वो कहता है कि उस आइलैंड के लोग साइको हैं और बाहर से आने वाले लोगों को वो काट काट कर खा भी लेते हैं। लेकिन रिचर्ड और सूजन को कैफे का ओनर पूरी तरह से पागल लग रहा था और वो घर से ठान कर आए थे कि उन्हें हर हाल में क्रांता देखना है, इसीलिए अब वो यहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। तभी उन्हें एक बोट की सायरन सुनाई देती है जो उस आइलैंड से होकर गुजरने वाली थी। सूजन जल्दी से अपने बच्चों के साथ उस बोट के पास जाती है और 4 टिकट खरीद लेती है। तभी रिचर्ड को याद आता है कि वो अपना पर्स कैफे में ही भूल आया और जब वो पर्स लेने जाता है तो फिर से कैफे का ओनर उसे चेतावनी देता है और अपनी फैमिली को लेकर लौट जाने को कहता है, लेकिन रिचर्ड उसकी एक नहीं सुनता और बोट पर लौट आता है। और जब बोट पर मौजूद लोगों को पता चलता है कि ये चारों लोग उस आइलैंड पर जा रहे हैं तो सभी के सभी लोग उन्हें अजीब तरह से घूरने लग जाते हैं, मानो फिल्म टी की वीडियो देखने के बाद लाइक ना किया हो। खैर, कुछ ही समय के बाद ये लोग आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इस पूरे आइलैंड के लोग जमा होकर उन्हें ऐसे देखे जा रहे थे जैसे कुछ हुआ हो। अजीब बात तो ये था कि आइलैंड के सभी लोग उनका वेलकम करने की बजाय उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। इन लोगों के यहाँ आने की वजह से अब यहाँ की लीडर क्लारा उनके सामने आती है और पूछने लग जाती है कि आप लोग कौन है और यहाँ इस आइलैंड पर आने का आपका मकसद क्या है। सूजन बहुत ही आराम से कहती है कि हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं और हमें यहाँ का क्रांतान फेस्टिवल भी देखना है। तभी एक दूसरा लड़का उनके आगे आता है और इनको बताते हुए कहने लगा कि हम अपना क्रांतान फेस्टिवल किसी को भी नहीं दिखाते, यहाँ का कोई भी इंसान उनके यहाँ पर आने से खुश नहीं है, तो भलाई इसी में है कि आप लोग फौरन यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन सूजन इस आइलैंड से जाने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरा यहाँ से ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि सालों पहले आइलैंड के लोगों ने जिन इंग्लैंड के ऑफिसर्स को मारा था उनमें से एक सूजन के ग्रैंडफादर भी थे। ये सुनकर तो जैसे क्लारा गुस्से में आकर पागलों जैसा बर्ताव करने लग जाती है और अचानक से आकर सूजन की कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहने लग जाती है कि अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि वो सूजन को नुकसान पहुंचा पाती। यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने अपना घर सूजन के फैमिली को रहने के लिए रेंट पर दिया था। वो आदमी इनसे कहता है कि आइलैंड वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो घर उसकी मॉम का था और अब वो उसके नाम है, इसलिए वो जब चाहे तब किसी को भी घर किराए पर दे सकता है। यहाँ पर क्लारा उस आदमी को वार्न करते हुए कहती है कि तुम्हारे ये मेहमान सिर्फ कुछ चंद दिन ही यहाँ रहेंगे। फाइनली इस आदमी के साथ ये लोग उसके घर में चले जाते हैं जहाँ पर बैठकर रिचर्ड सुकून की सांस लेता है। तभी वो आदमी जिसका नाम असल में मैथ्स था वो एक डरावनी बात बताता है कि ये घर उसकी मॉम का था और आइलैंड के लोगों ने उन्हें इसी घर में मार डाला था, ठीक उसी जगह जहाँ रिचर्ड बैठा हुआ है। खैर, ये बात बताकर मैथ्स अब यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये फैमिली अपना सामान को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर के बाद जेसी नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहाँ नहाते हुए उसे अपने विंडो की दूसरी तरफ से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आते हुए सुनाई देने लग जाती है और जब वो वहाँ पहुंचती है तो उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। रात को ये लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में इनकी आंख एक अजीब सी शोर से खुलती है जिससे सभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। रिचर्ड और सूजन बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनके घर के सामने पूरे आइलैंड के लोग जमा हुए थे, अपने मुंह पर अजीब मास्क लगाए हुए और अपने हाथों में मशाल लिए हुए, जो शोर मचाकर उन्हें डरा रहे थे। सूजन इन आइलैंड वालों को कहने लग जाती है कि आपको ये शोर बंद कर देना चाहिए क्योंकि अंदर हमारे बच्चे सो रहे हैं। तभी इस आइलैंड के लोग उनके सामने एक मरे हुए रैकून की लाश को फेंकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर रिचर्ड और सूजन दोनों सच में डरने लग गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि क्या उन्होंने इस आइलैंड पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। खैर, अगली सुबह पता चलता है कि क्रांतान यानी उस फेस्टिवल के आने में सिर्फ एक ही दिन रह गया है, जिसे देखने के लिए सूजन और उसकी फैमिली यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर एक दिन भी इस घर में इन्हें रहना मुश्किल सा हो गया था क्योंकि जेसी को अपने कमरे में ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त कोई उसे देखे जा रहा हो और इन लोगों का शक ठीक भी निकलता है क्योंकि सच में कोई छुपकर सीसीटीवी से इन लोगों पर नजर रखे हुए है। रिचर्ड इन सारी चीजों से तंग आकर मैथ्स के घर पर चला जाता है और उसे वो मरा हुआ रैकून दिखाता है जिसे पिछले रात आइलैंड के लोगों ने घर के बाहर फेंक था। रिचर्ड मैथ्स को सब कुछ बताता है और ये भी बताने लग जाता है कि उन्हें यहाँ पर अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई इनके ऊपर नजर जमाए हुए है और सभी लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसके घर के
बारे में नेगेटिव रिव्यू दे देगा, जिसके बाद कोई भी यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने नहीं आएगा। मैथ्स उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं आइलैंड वालों से बात करूंगा। खैर थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस आइलैंड के नेचर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। इसके बाद हमें उस कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस कैफे के ओनर और उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस तरफ ये लोग नोटिस करते हैं कि इस आइलैंड वालों ने बाहर से यहाँ पर 4 ताबूत भी मंगवाए हैं और आखिर ये किसके लिए और क्यों लाए थे इसका कोई आइडिया इन्हें नहीं था। वहीं थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कैफे ओनर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करता है कि जोहान नाम का एक आदमी जो एक क्रिमिनल है वो भागकर इस आइलैंड पर आ गया है, जिसने पिछले कुछ ही दिनों में 2 मर्डर कर दिया है और शायद आगे और भी मर्डर कर सकता है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग अब क्रांतान की तैयारी में लगे हुए थे कि तभी यहाँ पर वही ऑफिसर आकर उस जोहान नाम के आदमी के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर शक है कि वो लोगों का मर्डर कर रहा है। क्लारा जो कि यहाँ की लीडर थी वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो आज सुबह ही इस आइलैंड से बाहर गया हुआ था, जिसके बाद वो इस ऑफिसर को धमकी देती है और कहती है कि अगली बार से वो अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस आइलैंड पर हरगिज ना आए, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड पर उनका या बाहर के किसी दूसरे दुनिया के कोई भी कानून लागू नहीं होता। जिस पर वो ऑफिसर कहने लगता है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस आइलैंड को लोगों को उससे बचकर रहना होगा वरना पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो ऑफिसर थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाता है और पीछे से हम देखते हैं कि जोहान उसी आइलैंड पर छिपा उस ऑफिसर को देखे जा रहा था। इधर जेसी और सैम दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ उन्हें वही लड़का मिलता है जिसने आते ही इन्हें जाने को कहा था, और इस बार भी वो काफी अजीब अंदाज के साथ इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर उसकी ऐसी बात को सुनकर वो दोनों डरते नहीं, बल्कि जेसी उससे कहती है कि हम चले जाएंगे, बस मेरे मॉम डैड को तुम्हारा ये फालतू फेस्टिवल देखना है। तभी कुछ 3 लोग आकर सैम को कैफे से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अजीब मास्क पहने खड़े थे जो ताबूत लेकर जा रहे थे और उन्हें जान से मारने का इशारा करते हैं। ये सब देखने के बाद दोनों भाई बहन काफी डर भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लारा को दिखाया जाता है जो आइलैंड के लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। क्लारा कहने लग जाती है कि ये आखिरी बार होगा जब वो खुद इस क्रांतान ड्रामा को डायरेक्ट करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि इस बार उनका फेस्टिवल और भी अच्छा हो। क्लारा कहती है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को खुश करने के लिए अब तक इन अंग्रेजों को लाकर मारते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे आज के जनरेशन के लोगों को जान से मार देना ठीक नहीं लगता है, इसीलिए पिछले कई फेस्टिवल से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब किस्मत खुद हमारे पास चलकर आई है, यानी अंग्रेज खुद हमारे ही आइलैंड पर चलकर आए हैं, तो हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं और एक बार फिर से दोबारा ठीक वैसा ही क्रांतान बनाएं जैसे हम पहले मनाते आ रहे हैं। इसीलिए अब इन लोगों के साथ क्लारा फैसला करती है कि ये सभी लोग क्रांतान में सूजन की फैमिली का मर्डर करेंगे और उन्हें खाकर खत्म कर डालेंगे। सारे बड़े लोग तो क्लारा की बात मान जाते हैं, लेकिन सभी नौजवान लोग इस फैसले के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि वो क्लारा का साथ अब तक दे रहे थे जब तक उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेजों को डराएंगे, लेकिन उनका मर्डर करने का प्लान में वो साथ नहीं देंगे। ये सुनकर क्लारा को काफी गुस्सा आ जाता है और क्लारा हुक्म दे देती है कि यहाँ क्रांतान में वही होगा जो वो चाहेगी। इसके बाद क्लारा मैथ्स के घर उससे मिलने के लिए जाती है और उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्स उसकी शर्त को मानने से साफ साफ मना कर देता है। तभी क्लारा कहने लगती है कि तुम हर साल हमारा कोई न कोई रूल तोड़ देते हो और हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो और हर बार हम तुम्हें माफ भी कर देते हैं, लेकिन इस बार हम तुम्हारे सारे काले करतूत का पर्दाफाश कर देंगे अगर इस बार तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। और आखिरकार मजबूरन मैथ्स को क्लारा की बात माननी पड़ती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन क्रांतान शुरू होना था। धीरे धीरे सारे आइलैंड के लोग एक ग्राउंड में इकट्ठा होने लग जाते हैं और जब सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं फिर एक मास्क पहना आदमी लकड़ी का ड्रम बजाते हुए इस पूरे शो को स्टार्ट कर देता है। वही मैथ्स सूजन और उसकी फैमिली को कुकीज देने जाता है और उनसे कहता है कि उसने आइलैंड वालों से बात कर लिया है और अब आइलैंड वाले खुद चाहते हैं कि तुम सब इस फेस्टिवल का हिस्सा बनो और उनका ट्रेडिशन देखो। लेकिन अचानक इस फैमिली का मन बदल जाता है और वो स्विमिंग करने चले जाते हैं। इधर अब शो भी शुरू हो गया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे आइलैंड के लोगों को महामारी की खबर मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घरों में बंद करके क्वारंटाइन कर लिया था। इंग्लैंड की आर्मी के भरोसे जिन्होंने इस महामारी को खत्म करने का वादा किया था, उन्होंने भी इस आइलैंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपने घरों में कई महीनों तक बंद रहे, जिसकी वजह से बाहर इनकी सारी फसलें तबाह होकर खत्म हो गई और यहाँ के लोग भूखमरी से मरने लग गए। वहीं कुछ लोग खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरे इंसानों को मार मार कर उन्हें खाने लग गए और जब आइलैंड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इन्होंने क्वारंटीन को तोड़ दिया और सब लोग घरों से बाहर निकल आए। लेकिन इन्हें घरों से बाहर आने पर एहसास हुआ कि महामारी तो कब की खत्म हो चुकी थी और अंग्रेजों ने इन्हें बताया ही नहीं। इसीलिए आइलैंड के लोगों ने गुस्से में अंग्रेजों की आर्मी पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम सूजन की फैमिली को देखते हैं जो स्विमिंग करके घर लौट आते हैं, जहाँ उन्हें डाइनिंग टेबल पर कुकी रखी हुई मिलती है जिसे मैथ्स लेकर आया था। वहीं हम देखते हैं कि मैथ्स ने असल में उस घर के हर एक कमरे में सर्विलांस कैमरे लगाए थे और अक्सर वो इस कैमरे से जवान लड़कियों पर नजर रखता था, जैसा कि वो जेसी के साथ कर रहा था। इधर वो फैमिली खुशी खुशी उस कुकीज को खा लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन कुकी में मैथ्स ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। इसके बाद मैथ्स तुरंत जेसी के बेडरूम में पहुंचता है जो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मैथ्स भी जेसी के साथ लेट जाता है और आगे खुद ही देख लो। हाँ, अचानक इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसका पर्दा फाश हो जाता है क्योंकि इन्होंने कुकीज खाने का सिर्फ ड्रामा किया था। जिसके बाद वो फैमिली अपने हाथ में मौजूद चाकुओं से एक साथ मैथ्स पर हमला कर उसे बेरहमी से मार डालते हैं और यहीं से सीन सीधा फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में ये लोग जिस कैफे में बैठे हुए थे उस कैफे के ओनर और उसकी वाइफ को और किसी ने नहीं बल्कि रिचर्ड ने ही मारा था। और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है, दरअसल ये सीधी साधी दिखने वाली फैमिली एक साइकोपैथ की फैमिली है जिन्हें लोगों को तड़पा कर मारने में मजा आता है और अपनी इसी आदत की वजह से ये लोग ऐसे ही छोटे छोटे आइलैंड पर जाते रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया को ज्यादा पता ही ना हो। इसके बाद ये लोग चाकू उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं और इनके रास्ते में जो भी आ रहा था उसे ये लोग काफी बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे।
ऐसे ही बेरहमी के साथ लोगों को मारते हुए ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ड्रामा चल रहा था, और यहाँ पर भी ये लोग हर इंसान को मारने लग जाते हैं। और इस आइलैंड पर अब पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी। क्लारा को भी पता चल गया था कि उनकी आइलैंड पर हमला हो गया है, लेकिन ये हमला किसने किया था क्लारा ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसे तो बस ये पता था कि उसका ये आखिरी क्रांतान है जिसे वो हर हाल में पूरा करने में लगी हुई थी। इधर पूरे आइलैंड में खौफ फैला हुआ था और सबको लग रहा था कि लोगों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जोहान ही है, जिसके पीछे ऑफिसर भी यहाँ आया था। वही जेसी और सैम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और उसके सामने घबराए होने का ड्रामा करते हैं, और जब वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें गले लगाती है वैसे ही दोनों उसे चाकू मार देते हैं। फिर उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। वही एक आदमी आसमान में फ्लेयर गन चला देता है जिससे चारों तरफ लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। दरअसल ये असल में इमरजेंसी में पुलिस को बुलाने का साइन था। रिचर्ड और सूजन भी ये समझ चुके थे, लेकिन फिर भी वो बड़े ही आराम से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वही जो अब तक बचे हुए थे वो एक बड़े से हॉल में जाकर छिप जाते हैं जहाँ क्लारा भी मौजूद थी, लेकिन ये पागल फैमिली वहाँ भी पहुँच जाती है और दरवाजे तोड़ने लगती है। और जब दरवाजा नहीं टूटता तो वो दरवाजे पर चाकू मारने लगते हैं। तभी रिचर्ड की चाकू दरवाजे के पास खड़ी क्लारा को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है, जिसके बाद एक आदमी गुस्से में आकर तलवार उठा लेता है और हमला कर देता है जो रिचर्ड के गलों के आर पार हो जाती है। फाइनली ये लोग घर के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मजाकिया अंदाज में उन लोगों को भी बड़ी बेरहमी से मारने लग जाते हैं। वही जेसी उस लड़के का गला काट देती है जो इन्हें बचाने आया था। वही सामने खड़ा वो बुढ़ा आदमी ये देखकर खुद के पेट में तलवार घुसा लेता है। इधर हम देखते हैं रिचर्ड और उसकी फैमिली ने सारे के सारे डेड बॉडीज को इकट्ठा करके आग में जला दिया था और बड़े आराम से वहाँ बैठे हुए थे। सूजन रिचर्ड से कहती है कि ये जलते हुए इंसानों की बदबू उन्हें अपने हनीमून की याद दिलाती है, यानी कि ये लोग ये कई सालों से ऐसा करते आ रहे थे। तभी बातों ही बातों में रिचर्ड और सैम के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद गुस्से में रिचर्ड उसके गर्दन में चाकू मार देता है। वही जेसी और सूजन सैम को मरते देख कुछ नहीं करते, यानी अंदाजा लगा लो कि ये फैमिली कितने बड़े साइको हैं। तभी सूजन पूछती है कि तुमने उसे क्यों मार दिया, जिस पर रिचर्ड कहता है कि ये हमारे रास्ते का पत्थर बनता चला जा रहा था और मेरी कोई बात नहीं मान रहा था। इसके बाद ये तीनों अपने उसी घर में आ जाते हैं जिसमें वो रहने के लिए आए हुए थे। इस घर के ठीक पीछे मैथ्स का भी घर था, जिसके अंदर ये तीनों जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारे सीसीटीवीज देखते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि मैथ्स ही था जो हर वक्त जेसी पे गंदी नजर बनाए हुए था। दूसरी तरफ पता चलता है कि क्लारा और एक आदमी अभी भी जिंदा बचे हुए हैं और अभी भी क्लारा के ऊपर क्रांतान को खत्म करने का भूत सवार था, जिसे वो सूजन की फैमिली को मारकर पूरा करना चाहती है। इसीलिए वो उस आदमी के साथ बंदूक लेकर उन्हें ढूंढ रही होती है, जहाँ सबसे पहले उसका सामना जेसी से हो जाती है, जिसे वो तुरंत गोली मार देते हैं। कुछ ही देर में सूजन भी जेसी के पास आ जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर रोने का ड्रामा करने लग जाती हैं और कहती हैं कि ये सब मैथ्स ने किया है, वो बेकसूर है। जिसके बाद वो आदमी जिसके हाथ में बंदूक थी वो मैथ्स के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि मैथ्स के तो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये फैमिली उन्हें बेवकूफ बना रही है। इसके बाद वो रोने की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में जाता है और अचानक हाँ, रिचर्ड मासूमों की तरह रो रहा था और जैसे ही वो आदमी उसके करीब आया रिचर्ड उसके गले पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी भी बंदूक चला देता है जिससे रिचर्ड का एक हाथ कट जाता है। जिसके बाद रिचर्ड अपने कटे हुए हाथ के साथ क्लारा के पास आता है और उसे बताने लग जाता है कि हाँ, यहाँ के सभी लोगों को मारने वाले हम ही लोग हैं। ये सुनकर क्लारा को गुस्सा आ जाता है और जब वो इन लोगों को चाकू से मारने ही वाली थी तभी पीछे से किसी ने क्लारा के सर को शूट करके उसे मार दिया, जो कि असल में वो पुलिस ऑफिसर था, जिसे लगा कि क्लारा मासूम टूरिस्ट को मारने जा रही है। तीनों पुलिस को देखकर ड्रामा भी करने लग जाते हैं कि आइलैंड के लोगों ने उनके बेटे को मार दिया और रिचर्ड के हाथ काट दिए, और इसी तरह ये फैमिली बेकसूर बन जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से लेकर चली जाती है, जबकि जोहान जिसने कुछ किया भी नहीं था उसको पुलिस इन सबका वजह मानते हुए उसे वहीं पर शूट कर देती है और रिचर्ड और उसकी फैमिली डेविल स्माइल के साथ हंसी खुशी से यहाँ से चले जाते हैं। और आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।